हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपके दोस्त इशिता और आज मैं लेके आई हूं अपना पार्ट 3 यानी कि फिजिक्स। और आज हम 2020 का फिजिक्स सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को डालने में थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि कॉलेज में थोड़ा शेड्यूल मेरा बिजी जा रहा था, तो मैं शूट नहीं कर पा रही थी। और अभी भी रात के 11 बज रहे हैं और इस टाइम पे मैं ये शूट कर रही हूँ और ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। मतलब आज रात को मैं शूट कर रही हूँ, सुबह तक तो ये वीडियो आई जानी है, सुबह को मैं अपलोड कर दूंगी। और यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू भी रहता है तो वीडियो अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। तो फिर जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मैं कॉलेज जाके वीडियो अपलोड करती हूँ। सो अब हम अपना फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। फिजिक्स के हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं और हम देखने वाले हैं कि फिजिक्स का क्या पैटर्न रहा था 2020 में और कैसे कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। एंड फिजिक्स में हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं बट बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स। मैंने पहले भी आपको अपनी पुरानी वाली वीडियो में बताया था जिसमें मैंने बीएससी पैरामेडिक्स का सब कुछ बताया था कि हाँ कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है, क्या पढ़ना है। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, जस्ट सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका आंसर हमारे पास है टेंशन एंड सरफेस एरिया। इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम नहीं होता है। जो टेंशन है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास होता है द mlt-2 और इसका होता है mt-2। तो इसका आंसर हमारे पास डी है क्योंकि टेंशन हमारे पास mt-2 होता है और ये हमारे पास होता है mt-2। तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो इस तरह से ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। रूलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Limiting value of static friction is directly proportional to normal reaction. Frictional force opposes the relative motion. Coefficient of sliding friction has dimensions of length. तो इसका आंसर ये है हमारे पास नंबर डी, 72 का है ऑप्शन नंबर डी। The center of the mass of system of particle does not depend upon. जो center of mass है हमारा किस पे डिपेंड नहीं करता है, forces और forces acting on the particles। जो फोर्स पार्टिकल्स पे एक्ट कर रही है उसके ऊपर हमारे पास जो ये है सेंटर ऑफ मास है वो डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन अ फ्लेम। इट फर्स्ट बिकम्स डल रेड एंड देन बिकम्स रेडिश येलो एंड फाइनली टर्न्स टू वाइट हॉट। द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल बाय यूजिंग। ये है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसका जो लॉ है वो हमारे पास आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 टाइम्स ऑफ समथिंग होता है इसका लॉ। आप इसको चेक कर लेना विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ को, तो उसमें ये हमारे पास एग्जांपल रहता है। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स देन इट्स टाइम पीरियड बिकम्स। तो अब इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ और अब फिर हम देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो हमारे पास 2 सेकेंड्स दिया हुआ है क्वेश्चन में और हमने जो है वो फाइंड करना है जब उसकी लेंथ जो है वो 4 टाइम्स हो जाती है। तो अगर हमारे पास t क्या होता है, t इज इक्वल टू 2/√L/g होता है, ठीक है। तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 सेकेंड्स। तो t की जगह हम डाल देंगे 2 एंड 2 इज इक्वल टू 2π√L/g। अब हमारे पास न्यू लेंथ जो है उसको हम l डैश मान लेंगे, वो हमारे पास 4L हो रही है। तो हमारे पास जो t डैश है वो क्या हो जाएगा, 2π√4L/g। और अब हमारे पास जो t डैश है, अब टी डैश क्या हो जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू 2, हम 4L का रूट हटा के इसको कर देंगे 2, फिर आ जाएगा इंटू 2π√4L/g। तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या है, के बराबर है, वो 2 के बराबर है। तो टी डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 2 एंड टी डैश इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास रहेगा 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्रिचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कंसिक्वेंसेस ऑफ ऑब्वियसली कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी। जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ है वो इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी के कंजर्वेशन को लेके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिव फोर्स। उसकी लो रिटेंटिविटी होती है, लो कोरेसिव फोर्स होती है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन को इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में यूज़ करते हैं। और ये भी हमारे पास एनसीईआरटी की लाइन है। ये सारे जितने भी ऊपर वाली जो थ्योरी थी वो भी, जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो भी, ये सारे हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। Colors appear on a thin soap film and on soap bubbles due to the phenomenon of interference. Interference का जो टॉपिक है उसमें आपको ये एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे और इसका आंसर हमारे पास इंटरफेरेंस है। डिस्पर्शन और इंटरफेरेंस से कंफ्यूज मत होना, ठीक है।
The ground state energy of the hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. When its electron is in the first excited state, its excitation energy is. अब हमने एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है, तो मैं इसको भी सॉल्व करके देती हूँ आपके लिए। तो हमारे पास En है, जो फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है 13.6 Z² अपॉन n²। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, तो H के लिए हमारे पास Z कितना रहता है, 1 रहता है। तो हमारे पास E1 कितना हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2 के लिए निकालना है हमने, तो E2 हो जाएगा हमारे पास माइनस 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कट शट करके आ जाएगा हमारे पास माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने इसमें क्या निकालना है, डेल्टा E, तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1। तो E2 कितना है हमारे पास, माइनस 3.4, और इसको माइनस कर देंगे हम माइनस 13.6 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रहा हमारे पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से पढ़े हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। सो इसका हमारे पास रहेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला है एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। जो इंडक्टर की एनर्जी होती है वो उसके मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड होती है। उसके बाद अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इसको एक बार सॉल्व कर देती हूँ। तो इसमें हमारे पास जो आर है वो कितना होता है, रो एल अपॉन ए होता है हमारे पास, और हमने आर डैश निकालना है। आर डैश कितना हो गया, रो एल डैश अपॉन ए डैश। अब एल हमारे पास कितना है, 2 टाइम्स लेंथ कर रहे हैं ना हम, तो ये हो जाएगा रो 2L, तो हमारे पास एरिया जो है वो हाफ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ऐसे, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू रो, ये ऊपर चल जाएगा, ये बन जाएगा 4L अपॉन ए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 बाहर निकाल के 4 रो L अपॉन ए, और ये चीज़ हमारी किसके बराबर है, R के बराबर है। तो R डैश कितना हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू 4R। तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगी 4, तो इसको हम कर देंगे 4R। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज कट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ्स। द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m ऑफ आइदर पार्ट इज। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास। जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है हमारे पास, कैपिटल M हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है। उसके बाद हम पोल स्ट्रेंथ को, लेट पोल स्ट्रेंथ जो है उसको हम ले लेते हैं स्मॉल m। ठीक है, और जो हमारे पास डायपोल की लेंथ है वो हमारे पास है 2L। अब इसमें जो हमारे पास डायपोल की लेंथ है उसका हमने कट कर दिया, तो वो किस में डिवाइड हो गया, L और L डैश में। ठीक है, करने से पहले क्या था, बिफोर कटिंग, तो सिचुएशंस लेने पड़ेगी ना हमको, बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर कटिंग जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट था, ठीक है, वो था हमारे पास पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। ठीक है, तो मतलब कैपिटल M कितना था हमारे पास, स्मॉल m इंटू 2 इंटू L, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ कितनी है, स्मॉल m लिया है हमने, तो स्मॉल m इंटू 2 इंटू L। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद आ जाएगा हमारे पास आफ्टर कटिंग। तो कट करने के बाद हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो कैपिटल M है, वो क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू L। फिर दो पार्ट्स में कट हो गया, तो हम एक पार्ट का भी लेंगे, तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम m डैश ले लेते हैं, m डैश इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 1, 2 जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग 1 and 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग 1 and 2, तो हमारे पास m डैश कितना आ जाएगा, m/2। ठीक है, अब हमारे पास जो पोल स्ट्रेंथ है ना, जो हमारे पास पोल स्ट्रेंथ है वो हमारे पास सेम रहेगी, क्योंकि जो हमारा डायपोल था वो हमारा डायपोल जो है वर्टिकली कट किया गया है, हॉरिजॉन्टली नहीं, तो इसलिए हमारे पास जो पोल स्ट्रेंथ है वो इसमें सेम रहेगी, क्योंकि उसमें वर्टिकल कटिंग हुई है, हॉरिजॉन्टल कटिंग नहीं हुई है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा m/2 एंड m, क्योंकि इसके लिए तो हमारे पास m/2 आ गया और दूसरे के लिए वो सेम है, तो वो m ही रहेगा हमारे पास। ठीक है,
यहाँ पे 1 × L होगा, तभी तो हमारे पास LL कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं L लिखना भूल गई थी, तो आप देख लेना। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल्स। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल, दैट एंगल ऑफ डिप इज, ऑब्वियसली एंगल ऑफ डिप क्या रहेगा हमारे पास, अगर हमारे पास दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है अर्थ के इक्वल होते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऑब्वियसली 90 डिग्री। ये भी हमारे पास जो है एनसीईआरटी की लाइन्स है सारी की सारी। द वर्किंग ऑफ सेंट स्प्रेयर इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। The ground state energy of the hydrogen atom is -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तब हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ये हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट वाली लाइन है। उसके बाद जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसमें हमारे पास क्वेश्चन में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया रखा है। ये ग्राउंड स्टेट जो है इसकी, ठीक है, तो वही हमारे पास इसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी थी उसकी। उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा, 13.6 हो जाएगा। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख सकते हो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो इसका हो जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। An insect is working on the horizontal surface. The number of the degrees of the freedom of insect will be 2. नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है इंसेक्ट की जो वॉकिंग के लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में वॉक कर रहा है, तो वो हो जाएगा 2। ट्रांसफॉर्मर एमिटर एम्पलीफायर, द रेशियो IC/IE इज 0.98, द करंट गेन विल बी। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है हमारे पास। IC/IE दिया गया है 0.98, तो IC कितना हो जाएगा 0.98 × IE। सो हमारे पास जो IB वाला फॉर्मूला रहता है वो हो जाएगा IE - IC एंड दिया जाएगा हमारे पास 0.021 I × E, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, IC/IB कर देंगे, ये हो जाएगा 0.98/0.021 और ये आ जाएगा हमारे पास 49। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 49। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0, यार एक्चुअली ये मैंने एग्जाम के टाइम पे किया था, 0.008403। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे हैं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास हैं 4। जो भी हमारे पास नॉन डिजिट से पहले जितने भी जीरोज होती हैं वो हमारे पास इनवैलिड होती हैं, यानी कि इनसिग्निफिकेंट होती हैं, तो उनको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आर रिस्पेक्टिवली 1 and 0। जो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होता है उसकी वैल्यू 1 रहती है और जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसकी वैल्यू 0 रहती है, तो ये जाएगा 1 and 0। उसके बाद हमारे पास दिया गया है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस इलास्टिसिटी फॉर वेरियस सब्सटेंस इन जनरल। इसका होता है डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है ऑल कर्व्स फॉर रियल गैसेस अप्रोच द आइडियल गैस बिहेवियर। कब, जब हमारे पास लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन होती है। ये हमारे पास केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, और ये सारी हमारे पास एनसीईआरटी की लाइंस हैं। The physical quantity that determines whether or not a given system A is in thermal equilibrium with another system B is called temperature. Temperature से तो हमें पता चलेगा ये सब, ठीक है। Resistivity of the conductor depends upon its temperature. जो इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होती है वो हमारी डिपेंड करती है लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है वो हमारी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ पे नहीं। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रेजिस्टेंस के साथ रिलेटेड होता है। ऐसे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर,
ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हर इम्पॉर्टेंट जो भी फिजिक्स की टर्म है उसके आपको SI यूनिट्स पता होनी चाहिए, ये पूछे जाते हैं। अब है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर बिटवीन F एंड C, द इमेज फॉर्म्ड इज बियॉन्ड C। बियॉन्ड C होगा बट इन्फिनिटी पे नहीं होगा, सो ये बियॉन्ड C आएगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, ये तो फिर से NCERT लाइन है। अ डिवाइस दैट कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर अक्रॉस ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन्स इज कॉल्ड मॉडेम, ये भी हमारे पास कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में है, NCERT लाइन्स हैं। मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स नीडेड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज 3, ये भी हमारे पास कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में है, जो लास्ट में समरी आती है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उसमें हमारे पास ये रहता है। तो इस तरह हमारी फिजिक्स अब जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और 2020 हमारा हो गया है फिनिश। सो यस गाइज, वी हैव डन विद द फिजिक्स एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हाँ फिजिक्स का पैटर्न क्या रहता है और आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। इस पेपर की थ्योरी देखकर आपको ज़रूर रियलाइज़ हुआ होगा कि जब हम किसी टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो हम कभी भी मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा नहीं करते हैं फिजिक्स में, सिर्फ न्यूमेरिकल्स। लेकिन आपने इस पेपर में देखा होगा कि न्यूमेरिकल्स कम है और थ्योरी ज़्यादा है, और थ्योरी ऐसी है जो हम छोड़ देते हैं, मतलब बेसिक। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि NCERT, गो थ्रू योर NCERTs ऑफ फिजिक्स के NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पेपर में देखे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। एंड फाइनली हमारा 2020 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें 2019 का पेपर करना है, लेकिन 2019 का पेपर की जो वीडियो है वो थोड़ी सी लेट आएगी क्योंकि 11 सितंबर तक मेरा शेड्यूल बिजी है, मेरे टेस्ट हैं, तो मुझे टेस्ट भी देने हैं, तो मुझे थोड़ा ध्यान अब टेस्ट पे देना पड़ेगा। सो अब अगली वीडियो जो भी है वो 11 सितंबर के बाद आएगी, और उससे पहले कुछ और बर्थडे वीडियोस भी होने वाली हैं शायद, अभी श्योर नहीं हूँ। एक्चुअली मेरा बर्थडे आने वाला है, सो हो सकता है कि बर्थडे व्लॉग्स आए 11 से पहले। हमारे 11 को टेस्ट है तो मुझे उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, काफ़ी सिलेबस है मुझे कवर अप करने के लिए भी। सो जो 2019 का पेपर होगा वो थोड़ा लेट आएगा। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना 2019 के पेपर के लिए। तब तक आप इसको रिवाइज करो, इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको पैटर्न लग रहा है कि आपको पढ़ना चाहिए आप वो पढ़ो, और घबराने की बात नहीं है। अगर पढ़ोगे तो सब अच्छे से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। एक बच्ची कह भी रही थी कि अगर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगी, आप प्लीज़ मुझे कोई कॉलेज सजेस्ट करो। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि बी पॉजिटिव। अगर आपने अपनी तरफ से अच्छी प्रिपरेशन की है ना तो डेफिनेटली आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हार्डवर्क एक होता है पढ़ाई करना, पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन अच्छे से कौन पढ़ता है और समझ के कौन पढ़ता है वो मैटर करता है। क्योंकि जिसने समझ के पढ़ा होगा उसके बेसिक्स क्लियर होंगे, जिसके बेसिक्स क्लियर होंगे उसके MCQ सही होंगे, MCQ सही तो मार्क्स सही, और फिर सिलेक्शन तो पक्का ही है। सो बस ऐसे मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, और मैं अपना इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। आराम से अपनी पढ़ाई करो और पैनिक नहीं करना है। मेन बात तो पैनिक करने से ही हो जाती है, आधी चीज़ें तो पैनिक करने पे ही भूल जाती हैं। सो आराम से शांत मन से पढ़ो, घबराओ मत, और सब अच्छा ही होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।